नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 13 है उसका जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। देखिए, वैसे तो विश्व के संदर्भ में भी ये इम्पोर्टेंस रखता है ये वाला प्रश्न, और राजस्थान के संदर्भ में भी हमने इसको पढ़ लिया है। तो जनरल सी ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं। साथ में ही ऐसे प्रश्न का आंसर देना भी बहुत आसान होता है। जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जनसंख्या वितरण को यहाँ पे देखिए, जनसंख्या के तुरंत बाद में आपको क्या शब्द लिखना है, यहाँ पे वितरण शब्द लिखना है। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या के वितरण या उसका संकेंद्रण जो है, उसका केंद्रण जो है ना, उसके जमाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम स्थान देंगे तो किसको देंगे? प्राकृतिक कारकों को। प्राकृतिक कारकों को हम सबसे महत्वपूर्ण कारकों के अंतर्गत शामिल करेंगे। क्लार्क महोदय के अनुसार जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारकों में आर्थिक अवस्था। क्लार्क जो महोदय हैं, क्लार्क महोदय का मानना है कि वास्तव में जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनमें एक तो आर्थिक जो अवस्था होती है, आर्थिक शब्द के बाद में तुरंत क्या शब्द जोड़ देंगे? अवस्था। आर्थिक अवस्था, तकनीकी विकास का स्तर, आर्थिक अवस्था तथा तकनीकी विकास का स्तर, सामाजिक संगठन तथा सरकारी नीतियाँ आदि महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। किनके अनुसार? क्लार्क महोदय के अनुसार। आर्थिक अवस्था मान लीजिए, तकनीकी विकास का स्तर मान लीजिए, है ना, या यूँ कहें आर्थिक अवस्था, तकनीकी अलग मान लीजिए, विकास का स्तर अलग मान लीजिए, सामाजिक संगठन है, सरकारी नीतियाँ जो हैं आदि महत्वपूर्ण कारक हैं। अतः जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही ध्यान करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राकृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है ना, तो उसमें जलवायु देखिए। सबसे पहले जलवायु प्रभावित करती है ना, आपको पता होगा जलवायु प्रभावित करती है कि नहीं करती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण भी कम पाया जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे तापमान उच्च होता है, वर्षा कम होती है, जल का अभाव होता है ना, और जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं, ग्रीष्मकाल की अवधि जो होती है वो अधिक होती है, लंबी होती है, जबकि शीतकाल छोटा होता है ना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनमें, तो जलवायु मुख्यतः प्रभावित करती है। आपने देखा होगा ध्रुवीय क्षेत्र के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं ना, उनमें जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है ना। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, बर्फीला महाद्वीप है, तो इतना बड़ा जो लैंड एरिया है, इतना बड़ा जो भूभाग है, उसके ऊपर जनसंख्या मानव निवास ही नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? जबकि मानव तो समुद्री क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जलवायु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है ना। तो जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या संकेंद्रण का मतलब होता है केंद्रीकरण, या एक जगह उसका जमाव जो है, इकट्ठापन जो होता है वो। जनसंख्या संकेंद्रण के लिए जलवायु को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जलवायु को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है क्योंकि जलवायु के द्वारा मानव निवास में मानव के क्रियाकलाप निर्धारित होते हैं। मानव का जो निवास स्थान होता है वो भी निर्धारित होता है, और मानव जो कार्य करता है वो भी क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं जलवायु के द्वारा ही। जैसे विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में, विषम का मतलब होता है जहाँ पे कठोर जलवायु होती है, विपरीत प्रकार की जो प्रतिकूल जलवायु वहाँ पे जहाँ पाई जाती है। विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडे क्षेत्र, और विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में हम कौन से क्षेत्रों को कंसीडर कर रहे हैं? अत्यधिक जो ठंडे क्षेत्र हैं, जैसे ध्रुवीय पोलर एरियाज जो हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों के ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। अत्यधिक उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जो गर्म मरुस्थल वाले, गर्म और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं, तथा अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र। अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र कौन से हो गए? जो इक्वेटोरियल जो एरियाज होते हैं, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं, है ना, तो अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र होते हैं क्योंकि दोपहर के बाद में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है ना। तो अत्यधिक आर्द्रता युक्त जो क्षेत्र हैं,
तो ये विषम जलवायु वाले क्षेत्र हो गए जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही, या यूँ कहें नगण्य या बहुत ही निम्न प्रकार की जनसंख्या वहाँ पे पाई जाती है। निम्न जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, विषम जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें निम्न जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है। इसके विपरीत विस्तृत जो मैदानी क्षेत्र हैं, अब इसके विपरीत जो उपजाऊ मैदानी जो क्षेत्र हैं, विस्तृत जो मैदानी क्षेत्र हैं, जलोढ़ उपजाऊ जो मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें देखें तो उत्तर भारत का तराई क्षेत्र, उत्तर भारत का तराई क्षेत्र जो है, तराई क्षेत्र एक दलदली क्षेत्र है ना। तराई क्षेत्र एक दलदली क्षेत्र है। तो उत्तर भारत का जो तराई क्षेत्र है, जिसमें निम्न, इस निम्न को आप काट देंगे, ठीक है, इसको भी काट देंगे, जिसमें जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। कैसा संकेंद्रण पाया जाता है? इस निम्न को तो काट देंगे, सर्वाधिक को रहने देंगे, ठीक है। उत्तर भारत का तराई क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वहाँ पे 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखिए, सोचिए आप, मतलब जो गंगा यमुना का जो मैदानी जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान जिसको हम कंसिडर करते हैं, उस मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ मैदानी जो क्षेत्र माना जाता है, उसमें 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पे निवास करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होते हैं, ये जलवायु के कारण ही तो हुआ ऐसा, है ना। धरातलीय स्वरूप देखिए, अब धरातलीय स्वरूप में आप समझ सकते हैं कि उबड़ खाबड़ जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पठारी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि समतल प्राय जो भूभाग होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, उनमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो धरातलीय स्वरूप देख लीजिए आप। समतल प्राय मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, अभी हमने बात की। जबकि इसके विपरीत विषम धरातल युक्त भूमि पर, विषम धरातल युक्त भूमि हम किसे कह रहे हैं? जो उबड़ खाबड़ है, जिसमें समतल भूमि नहीं है, वह है ना, कुछ कुछ पठारी और पर्वतीय भाग भी उस भूमि के ऊपर हैं, है ना। तो ऐसी भूमि जो होती है उसके ऊपर जनसंख्या जो है उसका संकेंद्रण निम्न पाया जाता है, बहुत ही कम जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है। जलापूर्ति देख लीजिए। अब मानव उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक मानव का एक दृष्टिकोण रहा है। क्या दृष्टिकोण रहा है? जितनी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं वो भी नदी घाटियों में ही विकसित हुई हैं, हमने देखा बिल्कुल। जितनी भी प्राचीन जो प्राचीन जो मानव सभ्यताएं रही हैं वो भी नदी घाटियों में रही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता देख लीजिए आप, मेसोपोटामिया जो है इराक की, है ना, इराक ईरान वाला जो क्षेत्र है, दजला और फरात का अफवाही क्षेत्र है ना, टिग्रिस और यूफ्रेटस जो नदियां हैं उनका अफवाही क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जितनी भी सिंधु घाटी जो है उसकी अफवाह तंत्र की हम बात करें, यांगटी सिकियांग जो बेसिन है उसकी हम बात करें, तो इस प्रकार से जितनी भी नील नदी जो मिस्र की सभ्यता है उसका भी नील नदी से ही वह पनपी है ना। तो मानव का प्राचीन समय से ही ये दृष्टिकोण रहा है कि मानव जो विकास है वो जलीय स्रोतों के आसपास ही करता रहा है, ठीक है ना। तो जल आपूर्ति भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। प्राचीन समय से ही मानव जीवन व मानव के विभिन्न क्रियाकलाप जल पर आधारित रहे हैं। मानव जीवन, क्योंकि हम जानते हैं कि जल जो होता है मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है ना। और मानव के विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी जल के ऊपर ही आधारित होते हैं। वर्षा जल का प्रत्यक्ष प्रभाव उत्तर भारत के विशाल मैदान में देखा जा सकता है। वर्षा जल का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव उत्तर भारत के विशाल मैदान में देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हिमालय पर्वत उत्तरी भाग में होने के कारण वहाँ पे ढेर सारी वर्षा हो जाती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून भी वहाँ पे पहुँच जाता है, जबकि यहाँ आपके जो अरब सागर की जो शाखा है उसका मानसून भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो अधिक वर्षा के कारण, और दूसरी बात उस भाग में उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उस भाग में उत्तर हिमालय से आने वाली जो नित्यवाही नदियाँ हैं वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध करवाती रहती हैं, ठीक है ना। तो उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे जल की उपलब्धता के कारण वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक हुआ है। जैसे पूर्वी भारत में पश्चिम भारत की ओर जैसे पूर्वी भारत से, जब हम पूर्वी भारत से पश्चिम भारत की ओर, पश्चिम भारत मतलब पश्चिमी राजस्थान वाले जो थार का मरुस्थल है उस ओर आते हैं, तो वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। वैसे ही जनसंख्या घनत्व भी घटने लगता है, और उसी प्रकार से जनसंख्या की मात्रा भी घटती चली जाती है। वर्षा की मात्रा घट रही है तो जनसंख्या की मात्रा भी घट रही है। हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो, ठीक है ना। तो इसको इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। तो जल का प्रभाव तो जनसंख्या के वितरण पर पड़ता है, ठीक है ना। जल का जो प्रभाव है वो।
अपवाद स्वरूप राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में इंदिरा गांधी, अब अपवाद स्वरूप देखिए आप, लेकिन वो भी जल का इंपॉर्टेंस तो है ना। राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाल दी गई है, इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो निकाल दी गई है। अब उसके निकालने के बाद में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण देखा जा सकता है। अगर हम किसी गर्म और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या के संकेंद्रण की बात करते हैं तो विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है तो वो है आपका राजस्थान का थार का मरुस्थल। इसे इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे, ठीक है ना। और ये जनसंख्या के अधिक होने का कारण क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा वहाँ पे जल को उपलब्ध करवा देना। प्राचीन समय से ही नदी घाटियों व डेल्टाई क्षेत्रों में सघन जनसंख्या जमाव होता रहा है। अगर हम प्राचीन जितनी भी जो सभ्यताएं रही हैं, मानव सभ्यताएं रही हैं, उनको देखते हैं तो प्राचीन समय से ही नदी घाटियों में ही वो सभ्यताएं पनपी हैं, ठीक है ना। और डेल्टाई जो क्षेत्र हैं उनमें भी सघन जनसंख्या का जमाव देखा जा सकता है। जैसे यांगटी सिक्यांग नदी बेसिन में, यांगटी सिक्यांग जो नदी बेसिन है उसमें 7,000, यहाँ पे 7,000 है, इसको हम काट देंगे, 7,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। यांगटी सिक्यांग जो नदी है ये चीन की नदी है, चाइना की नदी है, तो यांगटी सिक्यांग जो नदी है उसमें 7,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है। हमारे भारत में जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 5,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है। इन दोनों फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। खनिज संसाधन देखिए, अब खनिज संसाधन भी बिल्कुल हम जानते हैं छोटा नागपुर का पठार एक पठारी भाग है, पर्वतीय पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे खनिजों की उपलब्धता वहाँ पे ज़्यादा है। अब उसी के कारण वहाँ पे छोटा नागपुर का पठार जो है वहाँ पे अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण रखता है। तो खनिज संसाधन भी कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में खनिजों का उत्खनन व भंडारण सर्वाधिक मात्रा में होता है, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक जो खनिज संसाधन जो होते हैं उनका उत्खनन मतलब उनको अधिक से अधिक उनका उत्पादन किया जाता है, उनको निकाला जाता है, या उनका जो भंडारण है उनका स्टोरेज जो है वो अधिक मात्रा में है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि ये क्षेत्र औद्योगिक व आर्थिक विकास के रीढ़ माने जाते हैं। जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि ईजी वे में वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनकी स्थापना हो जाती है। और जैसे ही औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो जाती हैं उन क्षेत्रों में तो वहाँ पे जो आर्थिक विकास जो होता है वो भी तीव्र गति से होने लगता है। तो ऐसे जो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न जो क्षेत्र होते हैं वो आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से रीढ़ माने जाते हैं, विकास की रीढ़ माने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र वहाँ पे कोयला उत्खनन किया जाता है ना। पश्चिम बंगाल वाला जो भाग है वहाँ पे इस प्रकार से कोयला का उत्खनन किया जाता है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है ये मुख्यतः आपका जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल वाला और बिहार का दक्षिणी जो भाग है उन सब भागों में इसका विस्तार पाया जाता है छोटा नागपुर का पठार का। तो जिसको भारत का अजायब घर कहा जाता है, म्यूजियम ऑफ इंडिया, म्यूजियम ऑफ इंडिया भारत का अजायब घर कहा जाता है किसको? छोटा नागपुर के पठार को। तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनका सर्वाधिक भंडारण उसी भाग में पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार वाले भाग में। तथा कोलाहर हट्टी क्षेत्र, ये दो खाने हैं, कोलाहर खान है और हट्टी खान है, ये दोनों ही स्वर्ण उत्खनन क्षेत्र हैं। कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। कोलार हट्टी की जो सोने की जो खाने हैं वो आपके कर्नाटक में हैं, तो उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण हुआ है या पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए परिवहन की सुविधा, 5 नंबर हम किसको पढ़ रहे हैं? परिवहन की सुविधा। आपने देखा होगा जिन क्षेत्रों में परिवहन के जो साधन जो हैं या परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। जबकि जिन क्षेत्रों में परिवहन का अभाव होता है वहाँ पर जनसंख्या विरल मात्रा में या बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। परिवहन की सुविधा देखिए, मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा, मैदानी क्षेत्र जो होते हैं उनमें पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तम परिवहन की सुविधा पाई जाती है। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा, वो तो हम कह ही रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा और पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का जो केंद्रण होता है वो सर्वाधिक होता है। क्योंकि दूसरी बात
हम क्या कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में जो परिवहन के जो मार्ग होते हैं, परिवहन के जो मार्ग होते हैं उनका निर्माण करना आसान नहीं होता। अब पर्वतीय क्षेत्रों में हम सड़क मार्ग नहीं बना सकते, जबकि पठारी जो क्षेत्र होते हैं उनमें रेल मार्गों को हम, रेल मार्गों की जो पटरियाँ होती हैं उनको नहीं बिछा सकते, क्योंकि वो कठोरी भूमि, मतलब कठोर भूमि होती है। अब दृढ़ भूमि होती है, कठोर भूमि होती है। अब कठोर भूमि से हम रेल की जो पटरियाँ होती हैं उनको नहीं बिछा सकते, है ना। तो और जबकि हम जो मैदानी समतल प्राय जो मैदानी भाग होते हैं उनमें हम रेल की पटरियों को भी आसान तरीके से बिछा सकते हैं और सड़क मार्गों को भी आसानी से बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि परिवहन की सुविधा जिन क्षेत्रों में, अतः जिन क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं सुगम होती हैं, मतलब आसान तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव भी अधिक होता है। इसको इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक। अब सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब ये होता है कि पहले से ये धारणा बना ली जाती है किसी क्षेत्र विशेष के प्रति कि मतलब अलग अलग प्रकार की जो परंपरागत और रूढ़िवादी जो धारणाएं होती हैं जब किसी क्षेत्र विशेष के प्रति बना ली जाती हैं, तो वहाँ पे भी जनसंख्या, वह क्षेत्र भी क्या करता है, फिर जनसंख्या को मतलब निरुत्साहित करता है। जनसंख्या के संकेंद्रण में सामाजिक व मनोवैज्ञानिक धार्मिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदि कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त कारक जनसंख्या को हतोत्साहित तथा निरुत्साहित करते हैं। हतोत्साहित मतलब और निरुत्साहित करते हैं। निरुत्साहित मतलब जनसंख्या को आकर्षण नहीं करते हैं, जनसंख्या को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब वहाँ से जो जनसंख्या है वो भी वहाँ से अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है। मतलब सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये कह दिया गया कि थार के मरुस्थल में ऐसे ऐसे कुछ होता है, तो फिर वो अन्य लोगों को कहेगा, फिर और वो अन्य लोगों को कहेंगे, तो इस प्रकार से एक भ्रांति बन जाएगी ना उस क्षेत्र विशेष के प्रति। तो फिर इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण किसी क्षेत्र विशेष के प्रति बन जाता है ना, तो वहाँ से फिर जनसंख्या क्या करेगी, पलायन कर जाएगी। लास्ट जो आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले या उत्तरदायी जो कारक हैं उनमें राजनीतिक व आर्थिक कारक को देखते हैं। राजनीतिक व आर्थिक कारक। राजनीतिक दृष्टिकोण से उपजे उपद्रव। कभी कभी आपने देखा होगा राजनीति तौर पर उठापटक होती रहती है, ये हो गया वो हो गया। अभी राजस्थान में हुआ, पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पक्ष के ऊपर क्या मतलब उल्टा पुल्टा चलता रहता है ना, तब तो राजनीतिक जो उपद्रव उपज जाते हैं ना, उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक तो राजनीतिक जो उपजे उपद्रव होते हैं, एक असुरक्षा की भावना हो जाए, एक अशांति हो जाए, हाँ ना, हमेशा गोलियां चलें, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जैसे पाकिस्तान है ना। तो असंतोष आदि कारकों तथा औद्योगिकरण व नगरीकरण आदि आर्थिक कारकों के द्वारा भी जनसंख्या संकेंद्रण प्रभावित होता है, ठीक है ना। असंतोष आदि कारकों तथा औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि आर्थिक कारकों के द्वारा भी जनसंख्या का संकेंद्रण प्रभावित होता है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे पाकिस्तान का जो सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान के जो सीमावर्ती राज्य हैं, अब पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, आपका जम्मू कश्मीर है ना। हालांकि वो जम्मू कश्मीर जो है राज्य के रूप में नहीं रहा, अभी यूनियन टेरिटरी के रूप में बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश उसे बना दिया है ना। तो जम्मू वाला जो क्षेत्र है ना, उसके बाद में जो आपका पंजाब वाला क्षेत्र है, उसके बाद में जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो इन पाकिस्तान सीमावर्ती जो राज्य हैं वहाँ से भी जनसंख्या क्या कर रही है, राज्यों से जनसंख्या जो है वो अन्य क्षेत्रों की ओर क्या कर रही है, पलायन कर रही है। असुरक्षा की दृष्टि से, असुरक्षा की भावना से अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर जा रही है ना। यहाँ पे नीचे जो लाइन है वो यही है कि आपका जो जम्मू कश्मीर है, पंजाब तथा जो आपका राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, उसमें से जनसंख्या जो है वो अन्य असुरक्षा की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही है। ये मैंने जो बोल दिया है वो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसी प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो कारक थे वो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का जो अगला टॉपिक है वो हम लेंगे, जनसंख्या घनत्व है इससे अगला टॉपिक। जनसंख्या घनत्व, भारत के संदर्भ में जो जनसंख्या घनत्व है उसको हम लेंगे। तो इसी प्रकार से आप ध्यान कर लेंगे और हम लगातार